बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन। कुछ भी बंद हो जाए, कुछ भी रुक जाए, नहीं रुकता तो एक्सप्रेसो नहीं रुकता। वंस अगेन विद दिस ongoing express, this is इमरान हसन with Expresso's brand new episode। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा है, ठंडा ठंडा कूल कूल, और उसके साथ साथ आपने थोड़ा रेस्ट भी कर लिया है। अब वंस अगेन जस्ट गेट योरसेल्फ गियर्ड अप एंड गो टू योर वर्क। अच्छा, काम करें बच्चे स्कूल वापस पहुंचे जी। लेकिन पहले सर्दी बहुत ज्यादा है ना। सर्दी की बात सर्दी बहुत ज्यादा है, और इतनी ज्यादा है कि आज सुबह धुंध भी थी, और इतनी ज्यादा है कि कल लाहौर की धुंध की वजह से बहुत सारी फ्लाइट्स डिले हुई और बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पे तकरीबन को 5-7 घंटे ख्वार हुए, जिनमें से अर्मिला एक है। हाँ, जिनमें से अर्मिला एक है। बड़ी मुश्किल से अल्लाह लगा कि हम लाहौर पहुंचे, और यहाँ पे इतनी फॉग नहीं थी, लेकिन पता लगा कि एयरलाइन के मसाइल थे। एयरलाइन के वैसे मसले एयरलाइंस के ज्यादा हैं, मुझे लगता है मैनेजमेंट के मसाइल ज्यादा हैं, और बाकी मौसम के मसाइल तो होते ही हैं। खैर, तकरीबन 16 दिन स्कूल्स बंद रहे, और गर्मियों की सर्दियों की छुट्टियां जो हैं वो खत्म हो गई हैं। इसका अब पंजाब के अंदर बाकायदा तौर पे स्कूल्स आज बरोज पीर बच्चों, प्यारे बच्चों, खुल गए हैं। जाना तो पड़ेगा। अच्छा, नहीं वैसे आपको मुश्किल तरीन जिंदगी के जो दिन होते हैं उनमें से एक ही होता है। आपको पता है वैसे नॉर्मली मेरे घर के पास बहुत सारे स्कूल्स हैं। आज स्कूल में वैसे अटेंडेंस थोड़ी मुझे कम लग रही थी, क्योंकि जिस टाइम मैं निकल रही थी उस वक्त मुझे बहुत टाइम लगता है वहां से निकलने में, लेकिन आज चूंकि फॉग बहुत ज्यादा थी उस एरिया में, तो अटेंडेंस मुझे लगता है जितनी ज्यादा नहीं होगी। जितनी ठंड चल रही है मुझे लगता है कि एक आध वीक और प्रोलॉन्ग की जा सकती है हॉलीडेज, क्योंकि ठंड बच्चों के लिए खास तौर पे बहुत ज्यादा है, और फिर वालिदैन के लिए भी, अम्मी के लिए सुबह उठना, गैस वैसे ही नहीं आती, आपके बच्चों के लिए नाश्ता बने, छोड़ना एक मरहला है, स्कूल छोड़ना एक बहुत बड़ा मरहला है, और मोस्टली लोग हमने देखा है सबके पास गाड़ियां तो नहीं होती, लोग मोटर बाइक्स पे भी जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल ज्यादा है। सो सीएम साहब अगर इस पे एक दफा नजरसानी कर लें तो कोई बुरी बात नहीं है। वैसे कोविड की वजह से साल साल बच्चों ने घर गुजारा, तो सर्दियों में थोड़ा और गुजार लेंगे तो आई थिंक देयर इज नथिंग बैड, बट दिस इज योर डिसीजन। हम आपको डिक्टेट नहीं कर सकते, हम आपके मशवरे देते हैं। मुराद राज साहब जो है वजीर तालीम, उन्होंने गुज़िश्ता रोज अपनी ट्वीट में कहा था कि पीर से क्लासेस शुरू होंगी, बाकी सब जाली खबरें हैं, यकीन करें, बिलीव मी, एंड देन ही सेड स्कूलों में खुशामदीद, एंड देन बच्चों ने उसको रीट्वीट नहीं किया, ना उसको लाइक किया, हमने भी नहीं किया। खैर जी, तो विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर किड्स। अल्लाह करे कि आपके जो ये नया सेशन अच्छे से स्टार्ट हो। दूसरी जानब एक हमारे पाकिस्तान के बच्चे, क्रिकेटर बच्चे जो कि पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, और आज वनडे खेलेंगे, और टेस्ट हारते हारते बच गए, लेकिन बहुत जबरदस्त गेम हुई भाई। मैं कहता हूँ पाकिस्तानी टीम को क्रेडिट जाएगा टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव करने का, जितना थ्रिल ये टेस्ट में भी ले रहे हैं, एंड बॉल तक ले गए। मैंने वैसे सिर्फ सरफराज अहमद की जो सेंचुरी है उसके चर्चे सुने और कुछ उसको देखा, अदरवाइज इस टेस्ट मैच को मैंने उस तरह से फॉलो नहीं किया, बट स्टिल जी ज़हनी तौर पे आप भी कराची की हैं, क्योंकि कराची वालों ने भी नहीं देखा, उनके शहर में था, उन्होंने मैं भी वहीं थी इसलिए मैंने भी नहीं देखा। देखें, ये सब कुछ कराची वालों पे इल्जाम आ रहा है। अब कराची वाले साबित करेंगे वनडेज के अंदर कि नहीं भी हम देखते हैं, मुझे लगता है वो सही साबित करेंगे, नहीं इस बात को वनडे में नजर आएंगे, आना भी चाहिए। अच्छा, खैर, मैच बहुत जबरदस्त होने जा रहा है। कल बाबर साहब ने अपनी कुछ पिक्चर्स भी पोस्ट की थी ट्विटर के ऊपर, जिसमें वो ट्रेनिंग करते नजर आते थे, और पाकिस्तान रेड बॉल से तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, क्या वाइट बॉल से अच्छा परफॉर्म कर सकेगा? रेड बॉल में थोड़ी सी पाकिस्तान की बैड लक भी रही। इससे पहले वाले टेस्ट में भी आपको याद होगा 1-2 कंट्रोवर्शियल डिसीजंस थे अंपायर के, और फिर इस दफा सरफराज अगर थोड़ा सा और रुक जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी, लेकिन टॉप ऑर्डर के ऊपर पाकिस्तान के मसाइल, चाहे वो अब्दुल्ला शफीक की सूरत में हो, शान मसूद की सूरत में हो, अभी भी है। और दूसरी जानिब कल ट्विटर के ऊपर आई स्टैंड विद बाबर का ट्रेंड भी चलता रहा, क्योंकि कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे सरफराज अहमद की सेंचुरी के बाद कि बाबर रिस्पॉन्सिबल है उनको बिठाने के लिए, बट स्टिल जी बाबर आजम के मुताबिक उनको कोई रिग्रेट नहीं है, और दूसरी जानिब फैंस जो हैं वो भी बाबर के साथ खड़े हैं, जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें लोग, बट स्टिल बाबर इज अ स्टार, इससे कोई डिनाई कर ही नहीं सकता, लेकिन स्टिल। और कल कुछ हमारे जर्नलिस्ट दोस्त जो है वो जानबूझ के, जब मैच खत्म हुआ परसों इनफैक्ट, तो सरफराज से ये क्वेश्चंस कर रहे थे कि अब क्या आप कैप्टन बनने के बारे में सोच रहे हैं, क्या कप्तान, मतलब हमारे ये जो सहाफी दोस्त है, बहुत सारे हमारे दोस्त भी हैं, आप क्यों एक ऐसी बात करते हैं जिससे खामखा आपको एक नेगेटिव न्यूज ही चाहिए होती है? और सरफराज ने बड़ा अच्छा हैंडल किया, उन्होंने कहा जी एज फार एज आई नो अभी बाबर कप्तान है, और हमें उन सबको उनको हमें मिलकर सपोर्ट करना चाहिए, एंड यस वी शुड, दैट्स अ वेरी वाइज आंसर। यस, और बाबर एक यंग कप्तान है, आप मत भूलिए कि बाबर कोई 35 साल के कप्तान नहीं है, इज इन हिज 20s, और वो कैप्टन है, वो वर्ल्ड नंबर 1 है, रहे हैं, अभी भी टॉप
के अंदर बैट्समैन के अंदर वो शामिल हैं, तो आई थिंक उनको मौका मिलना चाहिए। एंड व्हाई डोंट यू जस्ट वांट अ पर्सन जो कि हमें लॉन्ग टर्म के अंदर आगे लेके चले और हमारी टीम को बिल्ड करे। जस बाबर के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, मैं खुद बहुत ज़्यादा चीज़ों पे एज अ कैप्टन कह सकते हैं, बट एज नॉट एज अ प्लेयर। तो लेकिन उनको मौका देना चाहिए, हम तो इस बात से मुत्तफिक हैं। आगे जनाब हमारे पास पाकिस्तान की सियासी विकेट के ऊपर मैच कैसा हो रहा है और खासतौर पे पाकिस्तान की माशी विकेट के ऊपर मैच कैसे हो रहा है। हालात ठीक नहीं है, टारगेट बहुत बड़ा है और विकेटें गिर गई हैं। बड़ी खबर। जी जनाब, बड़ी खबर में हमने इकोनॉमी तो बात करनी है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो महंगाई और आटे का बहरान है, जिस पर ये जो कह लें एक बहुत बड़ा इशू है, जिस पर पूरी कौम जो है वो कह लें सरापा एहतजाज भी है, उनको परेशानी भी है, वो है महंगाई। हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शायद खुलनोश की बात की जाए, महंगी होने के साथ साथ मिल भी नहीं रही। आटे के हवाले से बात करें तो मुल्क में बहरान शिद्दत पकड़ आया है। आहिस्ता शहरी आटे के लिए ख्वारी का शिकार हो रहे हैं और पेशावर में अगर आटा 165 रुपए फी किलो हो गया है, जबकि नानायों ने भी रोटी की कीमत बढ़ाकर 30 रुपए कर दी है। कराची और लाहौर में 1 किलो आटे की कीमत 160 रुपए तक जा पहुंची है, जबकि कोयटा में 1 किलो आटा 150 रुपए में दस्तयाब है। यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा गायब है, जो आवाम की जो के लिए आसानी के लिए रखे गए हैं। यूटिलिटी स्टोर सस्ते आटे के स्टॉल्स भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम नजर आ रहे हैं, और जो अगर सस्ता आटा मिल भी रहा है तो उसके हसूल के लिए बहुत लंबी लाइनों में आवाम को लगना पड़ रहा है। और सिंध के जिला मीरपुर खास के हवाले से बात करें तो गुलिस्तान बल्दिया में जो सस्ता आटा है वो खरीदने का जो ख्वाहिशमंद मजदूर था, वो भगदड़ मचने और लोगों के नीचे दबने से 9 बच्चों का बाप जाँ बहक हो गया, जबकि नवाबशाह में बच्ची समेत 3 खवातीन हुजूम के पैरों तले दब गई। अब क्या इनका कोई सद्देबाब हो सकेगा? क्या इन मसाइल का हल निकाला जा सकता है? एक तो महंगाई, ऊपर से गुर्बत, और उसके साथ साथ इस तरह के मसाइल के इंसान अपनी इज्जत नफ्स को मजरू करके इन लाइनों में लगे, इस आटे के लिए ख्वार हो, और वहाँ पे भी ये सूरत हाल देखने में। हमारे नुमाइंदगान हमें आहिस्ते से ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ कोयटा से मोहम्मद अकरम मौजूद होंगे, उनसे हम बात कर लेते हैं, और इसके साथ साथ एहतशाम मुफ्ती हमारे साथ मौजूद होंगे और विसाल यूसुफ जई हमारे साथ मौजूद होंगे। एहतशाम इज इन कराची एंड विसाल इज इन पेशावर। ठीक है, तीनों को खुशामदीद कहते हैं। ठीक है, हमारे साथ अकरम जो कि पहले मौजूद हैं जरा, और मैं हमेशा अकरम को कहता हूं जो कि वो कोयटा में है, तो इसलिए हमेशा उनसे पहले बात करना पसंद करता हूं। अकरम, पहले बिजली नहीं आती थी, फिर गैस नहीं आती थी, अब आटा भी नहीं आता, क्या कोयटा में भी नहीं आता, और इस वक्त सूरत हाल क्या है? बिल्कुल इमरान, आपने बिल्कुल बजा, बिल्कुल पहले बिजली नहीं थी, गैस नहीं थी, और अब आटा नहीं है। बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पर यही है कि आवाम जो है गुज़िश्ता कई रोज़ से आटे के हसूल के लिए मारे फिर रहे हैं। सुबह वज़ीर खुराक क्या, वज़ीर आला क्या, और जितनी भी मशीनरी है वो सारे इस वक्त बेबस हो चुके हैं, क्योंकि कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में आटा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सुबह ही वज़ीर खुराक ने 2 रोज़ कबल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोयटा समेत बलूचिस्तान में आटे का शदीद बहरान पैदा हो चुका है। जो फ्लोर मिल एसोसिएशन वाले हैं, उन्होंने 10 रोज़ कबल भी यही कहा था कि उनके पास स्टॉक ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। तो कोयटा में इस वक्त आटे का शदीद तरीन बहरान है। अगर हम बात करें कल तक की, तो कल तक जो है सुबह वज़ीर खुराक का यही कहना था कि उन्हें विफाक की जानिब से जो गंदुम का स्टॉक है वो मिल जाएगा। आज की जो अखबारात है उसमें यही बताया गया है कि सुबह वज़ीर खुराक का यही कहना है कि गंदुम का स्टॉक जैसे ही मिलेगा तो लोगों को आटे की फरामी शुरू कर दी जाएगी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो सूरत हाल थी, वहाँ हमने लोगों को देखा सस्ते आटे पॉइंट थे वो ख़त्म हो चुके हैं। कोयटा शहर में जो है फ़ी किलो आटा 150 से 160 रुपए किलो में बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। वो सस्ते आटे के जो पॉइंट थे जहाँ लगाए जाते थे रेलवे स्टेशन के करीब, जॉइंट रोड, आलमो चौक पर, इन जगहों पर वो सस्ते आटे के पॉइंट भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। जो एक आम शहरी है, एक गरीब बंदा है, वो 1 किलो आटा खरीदने के लिए भी मारा फिर रहा है। जो 20 किलो वाली थैली है वो 3000 तक पहुंच चुकी है। आम परचून की दुकान से आटा खरीदना सफेद पोश तबके के लिए जो शीर लाने के मुतरादिफ है। गुज़िश्ता रोज हमने एक बंदे से बात की जो आटे के असूल के लिए सस्ते आटे के पॉइंट पर खड़ा था। वो जमील भाई वो बिल्कुल रो पड़ा और उसका यही कहना था कि किसी तरह से हमें जो है खुदारा हमें 1 किलो आटा जो है किसी तरह से मिल जाए, लेकिन उसे वो आटा भी नहीं मिल रहा था। जब हम लोगों से सॉर्ट कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि हमें किसी तरह से आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आटे की फराहमी नहीं है और आवाम का यही कहना है कि इसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कोयटा के हालात तो मोहम्मद अकरम हमें बता रहे थे। अब जरा रुख करते हैं पेशावर का, जहाँ पे एहतशाम मुफ्ती हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब,
अच्छा, कराची मौजूद। सॉरी, कराची में एहतशाम मुफ्ती हमारे साथ हैं। एहतशाम मुफ्ती साहब, कराची की सूरत हाल क्या है? यहाँ पर जो आटे की कीमतें हैं वो किस तरह से हैं? जो यूटिलिटी स्टोर्स पर जो सस्ता आटा मिलता है, क्या वो आवाम को मिल रहा है? जी, मेरा नज़रिया आटे की किल्लत के हवाले से मुख्तलिफ है। मुल्क में आटे की कोई किल्लत नहीं है। अगर आपकी ताकत है, जिसके पास ताकत है वो महंगा आटा टनों और मनों ख़रीद सकता है। दर हकीकत ये हुकूमत और माफियाज के दरमियान कीमतों की जंग है। माफियाज ने हुकूमती रेट को चैलेंज किया हुआ है और जिसका खमियाजा आम आदमी भुगत रहा है। और ये मसला और ये बहरान आटे का एक आम आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए जो यौमिया उजरत पर काम करने वाले 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपया माहाना जिनकी आमदनी है, उनके लिए ये बहरान है। और जिनके पास ताकत है वो पूरा ट्रक आटा ख़रीद सकते हैं, कोई किल्लत नहीं है आटा का। दर हकीकत यह हुकूमत और जो माफियाज हैं उनके दरमियान ये कीमतों की जंग है और माफियाज ने हुकूमती रेट को इस वक्त चैलेंज किया हुआ है। तो सूरत हाल ये है तो प्राइसेस के बारे में बताइए एहतशाम साहब, कीमतें क्या चल रही हैं इस वक्त? आप कह रहे हैं कि मसला आटे का नहीं है, कमी आटे की नहीं, कमी ताकत की है। तो ताकत के लिए कीमत चाहिए, कीमत कितनी है इस वक्त? इस वक्त कीमत जो आटे की कराची में फ़ी किलोग्राम कीमत 160 रुपया है, चल रहा है। 135 रुपये से लेकर 160 रुपये के दरमियान आटा फरोख्त हो रहा है। अच्छा। और ये कीमतों का ये पर जो लगे हैं जब से, ये माह सितंबर से इसका आगाज़ हो चुका था और बतदरीज ये योमिया बुनियादों पर, हफ्तेवार बुनियादों पर कीमतों में आटे की और गंदम की कीमतों में इजाफे का सिलसिला शुरू हुआ। मार्केट के बाद ज़राए का कहना है कि कराची से बैनुसूबाई यानी कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी कराची से, सिंध से गंदम की तरसील हो रही थी, जिसकी वजह से कराची में आटे का बहरान पैदा हुआ। और इसी तरह एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, पेशावर की सूरत हाल भी जान लेते हैं। विसाल यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से। विसाल, कराची में तो एहतशाम साहब कह रहे हैं कि ये आटे का बहरान नहीं है, ये सिर्फ ताकत की बात है और जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने जो हुकूमत उसके रेट को चैलेंज किया हुआ है। सारी सूरत हाल में मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। पेशावर की क्या सूरत हाल है कीमतों के हवाले से और आटे की फरहमी के हवाले से? जी अर्मला, देगर जो सूबे है, बलूचिस्तान हो गया, कराची हो गया, यहाँ पेशावर में भी यही हालात है। पेशावर में भी आटे का बोझ है। आटे की जो कीमत है, 20 किलो आटे की जो कीमत है वो अभी 3000 से ऊपर हो गई है। इस तरह 80 किलो जो आटे की कीमत है वो 14,000 से ऊपर हो गई है। जो पॉइंट बनाए गए हैं, जो हुकूमती आटा मिल रहा है, एक तो लोग बहुत ज़्यादा लाइनों में उसके लिए खड़े होते हैं। दूसरा बात यह है कि वो दक के और इस तरह जो कमज़ोर और बीमार लोग हैं वो ख़रीद नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि जो आम दुकानों पे जो आटा मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, जिसकी वजह से उसको लोग ख़रीद नहीं रहे। तो विशाल, एक बात बताएं, मतलब ये सूरत हाल कुछ खास मुख्तलिफ नहीं है जो बाकी हमें इलाकों से आ रही है, तो हम ज़रा थोड़ा मजीद आगे बढ़ते हुए अगर आपसे ये पूछें कि ये क्या हुकूमत सिर्फ इन स्टोर्स के ऊपर या ये ट्रक ला के खड़ा कर देती है? कोई मैनेजमेंट नहीं है वहाँ पे? हुकूमत की इतनी बड़ी फोर्स है, थाने हैं, वहाँ पे रेगुलराइज कर दिया जाए, एक लेन सिस्टम हो ताकि सब लोग अपने वक्त के मुताबिक आटा लेके फारिग हो जाए। कोई सिस्टम नहीं है? हुकूमत कहीं सूबाई हुकूमत, दीगर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको नजर आ रही है कहीं पे या नहीं है? बिल्कुल इमरान, ये यकीनन जिस तरह आपने इशारा किया, मिस मैनेजमेंट हम इसको कह सकते हैं कि जो ज़िली इंतज़ामिया है अगर इसको मैनेज कर सके और लाइन को रखा जाए और जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से हो जाए तो यकीनन सब लोगों को आटा मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि हुकूमती तर्जुमान के साथ जब हमारी बात हुई आटे के बहरान के हवाले से, तो उनका कहना था कि अभी खैबर पख्तूनख्वा तकरीबन 35 अरब से ज़ायद
सब्सिडी आटे की मद में दे रही है। और उनका कहना था कि यूक्रेन से गंदम की तरह जो दरामद है वो कराची पहुंच गई है और 2-3 दिन में वो भी पेशावर आना शुरू हो जाएंगे, जिससे आटे की जो बहरान है वो खत्म हो जाएगी। विशाल, वैसे दिलचस्प बात है ना कि जंग यूक्रेन में लगी हुई है और आटा इधर खत्म हो गया और हम जंग वाले मुल्क से आटा मंगवा रहे हैं। मतलब ये भी दुनिया के नक्शे पे ये भी हो रहा है पाकिस्तान जैसे माले के अंदर। आप तीनों कॉरेस्पॉन्डेंट्स का बहुत शुक्रिया, एहतशाम मुफ्ती, विशाल यूसुफजई और मोहम्मद अकरम, तीनों ने अलग सुबह हमें आगाह की अपने अपने शहरों में, कराची, पेशावर और क्वेटा से, कि इस वक्त यहाँ पे क्या सूरत हाल है। यकीनी तौर पर एहतशाम की बात एक हमें पसंद आई, उन्होंने कहा जी आटे की कमी नहीं है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो माफिया चैलेंज करे हुकूमत के रेट्स को। 165 रुपए पे तो आटा मिल रहा है जाके, जो जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो गरीब क्या करे जो 200-500 रुपए की दिहाड़ी लगाता है और उसके दिन में एक दिन का 3-4 किलो इस्तेमाल होता है आटा, वो क्या करे, उसका सवाल है। और उसके लिए जो ख्वारी है इमरान, उसके हसूल के लिए वो एक अलग कहानी है। वो मजदूरी करे कि आटे की लाइन में लगे, बात तो ये है ना, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलो जी आगे बढ़ते हैं और इस हवाले से बात करते हैं हम आटे की। लेकिन दूसरी जानिब ये जो हुक्मरानों की आपस की लड़ाइयां, इसमें पिस कौन रहे हैं अवाम। डॉलर की कमी से मुल्क की मईशत आपको पता है कि वेंटिलेटर पर आ गई और IMF की ऑक्सीजन से सांसें ले रही है। कई सनतें बंद हो गई हैं, LCs की बंदी से ताजर परेशान है। ऑटो सेक्टर की बात की जाए, टेक्सटाइल सेक्टर की बात की जाए, मिल्स की बात करें, हर कोई शिकायत कर रहा है। और न जाने हम क्या कहें, इस मुल्क के हवाले से किसकी नजर लगी है, किसकी कौन जिम्मेदार है इन तमाम, कौन सा जादू चला है। गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में PTI चेयरमैन जो कन्वेंशन है उससे खिताब किया और कहा कि मुल्क में फैसला कुन वक्त है, मुल्क तबाही की तरफ भी जा सकता है, बहाली की तरफ भी जा सकता है। मैं सारे इदारों से कह रहा हूँ मुल्क को संभाल ले, नहीं तो ये सब हाथ से निकल जाएगा। और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि आज हम जिस जगह खड़े हैं उसमें जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब कहा। मैं भी यही समझता हूँ। अच्छा, खान साहब को सपोर्ट करके खदशा है कि जी PTI को कमजोर करने के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाएगी और आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बहरान है। मैं कभी भी सोचता हूँ कि बाजवा साहब सोचते क्या होंगे कि मैं सपोर्ट करने की वजह से जिम्मेदार हूँ या मुखालिफत करने की वजह से जिम्मेदार हूँ। हम भी बड़े कंफ्यूज ही चल रहे हैं। मुल्क को सिर्फ तहरीक इंसाफ बहरान से निकाल सकती है, ये इमरान खान साहब का ख्याल है। हमारा PDM की जो तरक्की है इमरान खान के मुताबिक वो इश्तहारों और प्रोपेगेंडे में होती है। दूसरी जानिब जो मुल्क की सियासत है, इसमें एक नई सियासी पार्टी के क़याम की बाज़गश्त हो रही है, ये ज़बरदस्त खबर है भाई। और दूसरी जानिब अगर हम अब्दुल अलीम खान साहब की बात करें, सीनियर सियासतदान है, वो कहते हैं कि जी मैं तो कोई नई पार्टी में नहीं जा रहा, चौधरी सरवर साहब से, जहांगीर तरीन से ताल्लुक अच्छा है, लेकिन सियासत का मेरा कोई इरादा नहीं है। सारी तवज्जो अलीम खान साहब कहते हैं मेरी फलाही कामों पर मरकूज है, किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं और ना ही बनने का इरादा है। दूसरी जानिब चौधरी सरवर साहब जो कि साबिक गवर्नर हैं, इससे पहले भी मुख्तलिफ पार्टीज के साथ मुंसलिक रह चुके हैं। अब उनका कहना है कि सियासत नहीं, मुल्क बचाने का वक्त है। जो मुल्क की हालात हैं, सियासी जमातों को एक मेज़ पर आना चाहिए। हम इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं, जो कि बहरहाल इसका ताल्लुक हमारी मईशत से भी है, दूसरी जानब हमारे सिक्योरिटी के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। इस वक्त एक बड़ा अहम विजिट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का सऊदी अरब का जारी है, उसमें पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी पाकिस्तान को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है। विद दैट जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। एंड देन ये जो सूरत हाल इस पर क्रिएट हुई है, ख़ास तौर पे हम बात करते हैं अगर हमारे मशरक़ी बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान के साथ जो हमारी सूरत हाल बनी है, जो माहिरीन उनका ये कहना है कि इसका ही ताल्लुक पाकिस्तान की जो डॉलर्स की गैर कानूनी तरसील है उससे भी है, जो गंदम की गैर कानूनी तरसील है उससे भी है। यानी कि पाकिस्तान की मईशत को विद अ प्लान कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और सियासतदानों को तो खैर ये बात समझ आई कोई होश ही नहीं है। हर तरफ हमारे लिए चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। दूसरी जानिब हम IMF के पास जाने से भी अभी हम उस तरह से रेडी नहीं हैं। हम मुख्तलिफ ऑल्टरनेट वेज की तरफ जा रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फिलहाल हमारे साथ जो सूरत हाल है उसमें हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत है। इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइव, उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल को कैसे देखें। भाई साहब, सब चैलेंजेस अपनी जगह, इस वक्त ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है पंजाब के अंदर भी और कराची के अंदर भी, कराची पे हम बाद में आते हैं, पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। नई पॉलिटिकल पार्टी बनने की भी बातें हो रही हैं, इजलास भी हो रहे हैं। ये एजेंडा, ये स्ट्रक्चर ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, जिसका कल इल्ज़ाम भी इमरान खान साहब ने लगाया। आप जरा हालात को समझते हुए कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? देखें इमरान, बात यह है कि जब आर्मी कह रही है कि वी ए पॉलिटिकल, तो आपको अपनी जिम्मेदारी खुद दिखानी चाहिए, मैच्योरिटी शो करनी चाहिए। क्या एक दफ़ा भी हुकूमत और अपोजिशन ने बैठ के सियासी मसाइल हल करने की कोशिश की? क्योंकि सियासी मसाइल हल होंगे
तो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी और मुल्क तरक्की की तरफ चलेगा। रोजाना पंजाब में कभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है, कभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, उसके बाद कभी चौधरी परवेज इलाही कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, इमरान खान कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, पीटीआई के मेंबर्स कुछ दे रहे हैं और अपोजिशन कुछ दे रही है। बात यह है कि आपको कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारी इकॉनमी किधर जा रही है। सिर्फ अपने जाती मफादात के लिए हम ये बैठ के जोड़ तोड़ लगे हुए करने के लिए। ये अब इस वक्त पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी है कि आप ये करें। उधर प्राइम मिनिस्टर जाके भीख मांग रहे हैं हर जगह से जाके, जी हमें खुदा के लिए कोई 1000 बिलियन डॉलर दे दो, कुछ ये कर दो वो कर दो। हमारा अपना क्या है, हमने अपनी आप के लिए क्या सोचा है कि आगे हमने एक साल ये जो 2023 का चढ़ा है इसमें हमने क्या हमारे रोड मैप है, इसमें इलेक्शन कब होने हैं, हालात कब ठीक होने हैं, आवाम को रिलीफ कब मिलनी है, इकोनॉमी रिवाइव नहीं, लेकिन ये जो ब्रिक्स साहब नई नई पार्टीज विश्वास बनने का सिलसिला है कि 45 एमपीएस बन जाएंगे, 20 एमएनएस बन जाएंगे, बलूचिस्तान में जरदारी साहब गले में परचम डाल रहे हैं लोगों के, तो ये तस्वीरें तो ऐसे जैसे देखी देखी लगती हैं। पहले इमरान खान साहब खड़े होते थे, अब जरदारी साहब खड़े हैं, पिक्चर्स ऐसे लगता है रिपीट हो रहा है कुछ। बिल्कुल। अब बलूचिस्तान में जरदारी साहब, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी पहले भी वहां पर उनका वजूद है और पहले भी उन्होंने हुकूमत बनाई थी, अभी वो साथ दौड़ कोशिश कर रहे हैं और लग रहा है कि अभी बलूचिस्तान और सिंध में वो हुकूमत बनाने के चक्कर में है। साथ वो इवन चाहते हैं कि पंजाब में भी PMLN से वो सीट एडजस्टमेंट करें और 10-15 सीटें सेंट्रल पंजाब से लें। सदर पंजाब में पहले उनका वोट बैंक है, तो ही इज ट्राइंग टू नाउ पुट हिज फुट डाउन इन पंजाब के अंदर भी अब आना चाहते हैं और वो आने की कोशिश कर रहे हैं। यही इसीलिए वो चाह रहे थे कि इलेक्शन लेट हो और वो अपने आप को पंजाब में थोड़ा सा एस्टेब्लिश कर सकें। लेकिन बात यह है कि ये पार्टी, कोई एक पार्टी चौधरी परवेज इलाही की अपनी पॉलिटिक्स है। अब ये जो नई पार्टी बन रही है सुनने में आ रही है, लेकिन इसमें इनको ये सोचना चाहिए कि इससे क्या होगा। आपके मुल्क में रीजनल पार्टियां जितनी भी बनेंगी वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगी। जब तक आपकी नेशनल पार्टीज होनी चाहिए जो उनका इंटरेस्ट चारों सूबों में होना चाहिए, वो खतरनाक सिचुएशन हो रही है। इधर आपने नेशनल फाइनेंस कमीशन में भी आपने सूबों को स्ट्रॉन्ग कर दिया है, फेडरेशन को कमजोर कर दिया है। ये बड़ा खतरनाक खेल है जिसको फॉर द लॉन्गर रन ये खतरनाक खेल है। दूसरी जानिब सिंध के अंदर जिस तरह से हम MQM की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है सिंध की सियासत के अंदर भी, और अब दोबारा से इनके मर्जर की जो बातें आ रही हैं, मुस्तफ़ा कमाल ने भी एक स्टेटमेंट दी कि वो खालिद मकबूल सिद्दीकी को अपना जो कह लें लीडर मानने के लिए तैयार हैं, हमारे मुज़ाकरात जारी हैं, कल प्रेस टॉक भी की। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो कराची के अंदर MQM की सियासत है ये किस जानिब जाती हुई आपको नजर आ रही है? आई थिंक देखें MQM ने रियलाइज किया है और गवर्नर ने ज्यादा रोल प्ले किया है कि देव रियलाइज के जितना ये डिवाइडेड रहेंगे उतना ही इनकी पार्टी को नुकसान होगा और इनका कराची पे होल्ड जो स्टेक होल्डर्स हैं कराची के उसमें बड़ा फर्क पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी को भी यही सूट करता है कि ये MQM ज्वाइन कर ले, क्योंकि अल्टीमेटली MQM जो है वो हुकूमत के साथ होगी। अच्छा। और फिर वो सिंध के अंदर भी अपना रोल पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अदा करेगी। लेकिन दे वांट टू काउंटर PTI। जो मेरा अपनी एनालिसिस वो ये है कि क्योंकि यहाँ 14 सीटें MNA की हैं PTI के पास, और अगर ये कंबाइन होते हैं तो ये PTI में डेंट डालेगी, उनसे और सीट ले जाएगी और उसका फायदा पीपल्स पार्टी को। एक बड़ा अहम नुकता है, वक्त में मैं चाहता हूं वो भी, कल जमात इस्लामी ने भी एक बहुत इंप्रेसिव शो किया और जमात इस्लामी की स्ट्रीट फोर्स बहुत तगड़ी है और अब कुछ लोग होप और चेंज को लेकर भी जमात इस्लामी की बात कराची में करते हैं कि दे शुड गेट अ चांस। इस पे आप क्या कहेंगे? कल जो जमात इस्लामी का शो था वो उससे आप कितने मुतासिर, आपको लगता है कुछ हो सकता है जमात इस्लामी के लिए आने वाले इंतखाबात में भी? देखें, जमात इस्लामी एक बहुत मुनज़्ज़म जमात है। उनके पहले एक यहाँ थे मेयर कराची रहे हैं जनरल मुशर्रफ में, ही डिड स्प्लेंडेड जॉब। लेकिन इनके पास जनरली मैंने देखे कि वोट जो है ना वो इनके बैंक कम है, स्ट्रीट पावर बहुत है और ये और बड़ी मुनज़्ज़म जमात भी है। लेकिन अगर MQM और जमात इस्लामी मिल के ये यहाँ पर अगर कोई इलेक्शन में हिस्सा लें तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अच्छा। कराची के लिए, कराची के अवाम के लिए, कराची के डेवलपमेंट के लिए। तो ये देखते हैं कि पीपल्स पार्टी, क्योंकि इनकी यहाँ पर इतना वोट बैंक नहीं है कराची में, लेकिन MQM का और ये हैदराबाद में, कराची में, मीरपुर खास में, सक्खर में काफी रोल है। तो दैट इज व्हाट इट इज। ओके ब्रिगेडियर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब बात कर रहे थे मुल्क की सियासी सूरत हाल और ये जो नई पॉलिटिकल पार्टीज की इमरजेंस है इसके हवाले से भी हमने डिस्कस किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मौलाना मारे थे मौला नहीं मरदा। You remember the dialogue, right? Maula Jat, Sultan Rahi.
पंजाबी फिल्मों की शान, जबरदस्त अदाकार, उनको मद्दाहों से बिछड़े आज 27 बरस बीत गए। सुल्तान राही 24 जून को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। 1938 के अंदर सुल्तान राही ने अपने करियर का आगाज 1955 में स्टेज ड्रामा से किया। तवील अरसे तक फिल्मों के कामयाब हीरो रहने वाले सुल्तान राही 1956 में फिल्म बागी से अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने 800 से ज्यादा फिल्मों में मुनफरिद अदाकारी की, जिनमें 700 पंजाबी जबकि 110 उर्दू फिल्में भी शामिल हैं। 70 की दिहाई में फिल्म बशीरा में ऐसी जानदार एंट्री दी कि फिल्मों का ये एक्स्ट्रा अदाकार फन का सुल्तान कहलाया। मौला जट जैसी फिल्मों ने सुल्तान राही को बामी उरूज पर पहुंचा दिया। आज से 27 साल पहले आज ही के दिन 1996 में गुजरावाला के करीब फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया गया। इस अजीम फनकार का कत्ल आज भी एक मुहिम्मा है, लेकिन इनका फन मद्दाहों के दिलों पर और जहनों पर आज भी उसका जादू सर चढ़कर बोलता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट एक्सप्रेसो किताब, जिसमें वकार अहमद मलिक और यासिर जवाद बात कर रहे हैं तारीख के हवाले से लिखी गई किताबों पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। मेरे साथ यासिर जवाद हैं। इनसे तारीख के हवाले से बात करनी है। तारीख के हवाले से जो कुतब इन्होंने बहुत सारे तराजिम के काम किए हैं और जितने भी लोग हैं जिनका किताब से ताल्लुक़ है वो यासिर जवाद के नाम से वाकिफ़ हैं। यासिर भाई बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि तारीख के हवाले से ओवरऑल बात की जाए, लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जितने गैजेटर हैं उनको भी आपने किया तर्जुमा, और अटक जो था वो मैंने पढ़ा था तेलंगाना, क्योंकि मेरा इलाका है तो उस मुनासबत से मैंने एक दफ़ा पढ़ा। पिंडी का मेरी नज़र से गुजरा है। तो आपने टोटल कितने किए हैं जो गैजेटर्स हैं? 12 किए हैं। 12 इजला के उस वक्त जो एक इजला है ना, ज़िला है, उसमें अब मौजूदा अब तो खैर वो कई ज़िले हैं, तीन शामिल हैं। मतलब जो उस वक्त की तहसीलें थी ना वो अब ज़िले बन गए। तो ये बताएं कि ये टोटल पीरियड जो है जिसमें गोरे ने ये काम किया यहाँ पे तहकीक में और वो तमाम, ये हम कह सकते हैं कि 1850 से ऑनवर्ड तकरीबन? नहीं, उन्होंने ये 1873-74 से लेके मरदमशुमारी हो गई तो उसके बाद उन्होंने खास तौर पे शुरू किया। और तकरीबन ये कब तक बनता है? 1929 तक 32 तक बिल्कुल ठीक आते रहे। तो ये जो 60 सालों को आपने जब तर्जुमा किया, आप पे हैरत के वही दौरे पड़े जो मुझ पे पड़े? हाँ जी बिल्कुल। कि मतलब पॉपुलेशन साइज है, मैं हैरान होता हूँ। तेलंगाना की इस वक्त आबादी जो है मेरा जो तहसील है उसकी आबादी है तकरीबन 1 लाख से ऊपर है, काफ़ी ऊपर है। और 1901 में उसके मैंने जो उसकी पॉपुलेशन पड़ी है वो 5000 है। 7,000 मेरे छोटे से गाँव की इस वक्त आबादी है। तो मेरे लिए तख़य्युल में लाना ही बड़ा मुश्किल है कि तेलंगाना जितना बड़ा, जो हमारे लिए बड़ा शहर है, टोटल 5000 आबादी थी। इस तरह की बहुत सारे हैरत के दौरे पड़ते। तो नहीं, हैरत ज़्यादा ये होती है कि उन्होंने किस तरीके से आपको रिकॉर्ड किया। उन्होंने आपकी एक एक रस्म को, आपके जो कहावतें हैं, आपके ड्रेस हैं, आपके जेवर हैं इस इलाके के, इसमें उनका कोई हम पे एहसान नहीं है। उन्होंने अपने लिए किया था। उन्होंने वो इंडिया को एक कंपनी की तरह, एक प्रोजेक्ट की तरह चला रहे थे। लेकिन अब भी अगर कोई चलाना चाहे, आपकी हुकूमत चलाना चाहे तो क्यों नहीं चला सकते? अब भी चलाते हैं। चले वो गैर हुकूमत थी, उसकी हम तहसीन नहीं करते, लेकिन ये है कि उन्होंने जो काम किया वो मेहनत से किया, बहुत मेहनत से, ठीक है। और उन्होंने अपने जो उसको परफेक्शन दी, जो डाटा लेने के लिए जो मरदमशुमारी का निज़ाम था उसको उन्होंने ओवर द ईयर्स उन्होंने परफेक्शन दी। हमारे इधर जो है कि हमारे इधर मरदमशुमारी एक तो होती ही 20-20 साल बाद है, होती भी है तो उसके आपने अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स वैसे निकाल दिए, वो वेरिएबल्स निकाल दिए। आप वो वाली मालूमात ही नहीं लेते कि आप कौन सी कबीला तो ज़्यादा हम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमने एक यूनिवर्सलिटी पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो जो कि इस तरह हो नहीं सकता। नहीं, मैंने जब सुसाइडल आइडिएशन पे और सुसाइडल टेंडेंसी पे काम किया तो उस वक्त मेरे लिए पहली दफ़ा मुझे आइडिया हुआ कि पाकिस्तान के अंदर सुसाइड्स के हवाले से कोई स्टैट्स जो हैं WHO के पास भी नहीं है। तो ये है, बिल्कुल इसी तरह ही है। लेकिन वो जो उस वक्त का जो मुहावरे की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त का जो हर चीज़ जो है उसकी इतनी डिटेल्स हैं उन गैजेटर्स में। अटक का मैंने जब पढ़ रहा था तो मुझे आइडिया हुआ कि बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं अभी भी हमारे यहाँ कुछ पाया जाता है, जिस तरह भी नमाज शाम कहते हैं या मगरिब के टाइम को, या कुफ्ता कहते हैं। तो वो उसने टेबल्स दिए हुए हैं कि हिंदू जो है वो औकात को क्या कहते हैं और मुसलमान क्या कहते हैं। बिल्कुल।
इतनी डिटेल्स हैं और वो इतना बड़ा अब वो आप कह रहे हैं ना कि हम तहसीन चले हम नहीं करते, लेकिन अब वो इतना बड़ा इल्मी है हमारे लिए इतना बड़ा सोर्स और खजाना है कि मेरे ख्याल तहसीन करनी बनती है और उससे बहुत सी रोशनी ली जा सकती नहीं, है। अगर हम तारीख फरिश्ता की कर सकते हैं तो वो भी तो बाहर से आए थे, मुगल की कर हाँ जी, सकते हैं तो बहुत उनकी सारे। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। वो हमारी कर लें, उनके पास उन्होंने भी हमसे बहुत कुछ लिया, ऐसी ही हमसे मुराद है इंडिया से। और तो वो उसमें जो जितने भी टेबल्स हैं, जितनी भी ज़राअत के हवाले से कितनी डिटेल है, तो वो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वो जितना भी जब आप उस वक्त तर्जुमा कर रहे थे तो आपको एहसास हो रहा था कि ये 100 साल बल्कि 150 साल पुराने काम का मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, लेकिन तहकीक या एक साइंटिफिक जो एप्टीट्यूड है अगर मैं उसको देखूं तो हम डाउनफॉल की तरफ आए हैं और हम बहुत ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ आए हैं। 150 साल पहले वो इस मामले में हमसे बहुत आगे थे। हाँ जी, वो बहुत ज़्यादा आगे थे कि एक तो उसकी वजह ये थी कि वो अपने आप को एक तहजीब समझते थे और वो इसे एक एलियन लोगों के कल्चर के तौर पे स्टडी कर रहे थे। खुर्दबीन, आप खुद को तो खुर्दबीन के अंदर हाँ, आके नहीं देख सकते, लेकिन ये है कि अब मसला ये है कि अब आपके हर साल PhDs होती हैं हिस्ट्री में, फ़िलासफ़ी में और नफ्सियात में और दीगर में शोबों में, एंथ्रोपोलॉजी में। अच्छा, उन सब का मौजू एक ही है, उनका सबका मौजू अल्लामा इकबाल है। अल्लामा इकबाल का बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन नहीं वो बेशक लेकिन मेरा मतलब ये है कि लेकिन अब आप मौज़ूआत भी तो देखें ना। हाँ, अच्छा, फिर वो आपके फ़लसफ़े में भी वही है, आपके एंथ्रोपोलॉजी में भी वही आ जाएगा। तो बेशक उनको अब ज़रूर करना चाहिए, हमारे कौमी शायर हैं और बहुत बड़े शायर हैं उर्दू के, लेकिन उसके अलावा भी तो दुनिया में शोबे हैं ना। बिल्कुल ऐसी है। एक्चुअली तो ये होता है कि अगर आप किसी मुल्क में जाएं और अगर आपको हर यूनिवर्सिटी का नाम, हर रोड का नाम, हर स्कूल का नाम कोई 2-3 अफराद पे मिले तो इसका मतलब एक तो ये होता है एज अ टूरिस्ट कि शायद यहाँ पे कोई बड़े लोग कम पैदा हुए हैं। नहीं, और या बहुत अच्छी मिसाल दी या है फिर कि एहसास नहीं ये लोगों को कितने बड़े इससे लोग आप कहीं कभी पहुंच भी नहीं सकेंगे। हाँ जी, ऐसी है। आपको हर सड़क अपनी सड़क लगेगी, एग्जैक्टली ऐसी है। तो वो घूमने के लिए या कहीं पहुंचने तो मेरे के मतलब लिए यहाँ पे तो बहुत बड़े लोग पैदा हुए हैं, तो वाई नॉट कि आप उनको करें। इसमें आपकी बिल्कुल बात में वजन है। तो आपने ये जितना भी वो उस वक्त का तहकीकी काम था उसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन कोई ऐसा काम जो कि बहुत ही यूनिक हो? आपने तो इतनी डिटेल में सारे तर्जुमे किए हैं। मसलन एक जो 2 चीज़ें थी, एक जो हीरोडोटस की जो जिसे बाबा तारीख कहते हैं उसकी किताब थी तवारीख, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा विल्डूरेंट की तो सारी किताबें ही तहजीब पे हैं। अच्छा, इसके नीज़ ये है कि जो फिलिप के हित्ती की हिस्ट्री ऑफ अरब्स है वो तो आपने की है। हाँ जी, वो भी मैंने तर्जुमा की है। अंग्रेज़ों के दौर में तारीख़ लाहौर, तारीख़ पंजाब, तारीख़ सिंध लिखी गई थी, वो 1920 और 30 के आसपास लिखी गई थी, तर्जमा भी उसी दौर में हो गई थी। उसके बाद से अपडेट नहीं हुई। तारीख को जिसको हम कहें कि तारीख को बतौर साइंस लेना, हाँ जी, ऐसा नहीं हुआ। हमने बतौर तारीख भी नहीं लिया क्योंकि हमने जो उसके लिए अंदाज अपनाया ना वो हमने ऐसा अपनाया जैसे हम इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की कमेंट्री में करते हैं, धूल चिटा दी और नाको चने चबवा दिए और छक्के छुड़ा दिए, इस तरह के। जब आप तारीख के बयानिए में आप इस तरह के जज्बात इसमें डालेंगे, इस्तेमाल करते तस्सुबात हैं, डालेंगे, तो इसका मतलब है कि आपने साइड ले ली। एग्जैक्टली, आप तारीख नहीं लिख रहे। ठीक है, तो आप साइड लें, नुक्ता नज़र में साइड लेना, जानबदार होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप अपना जो अंदाज़े बयान है वो तो ऑब्जेक्टिविटी तो होनी चाहिए, वो तो ऑब्जेक्टिव हो ना। वो ऑब्जेक्टिव। बहुत शुक्रिया यार साहब, तारीख पे आपका काम बहुत कमाल है। और मैं सिर्फ एक चाहता हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, चाहे वो पब्लिशर के लिए बहुत भारी काम होगा, आपके लिए भी, लेकिन काश विलियम डोरन के जितने भी वॉल्यूम्स हैं वो आप कर जाएं तो बहुत बड़ी खिदमत होगी। ये आपसे गुजारिश है। और जैसे जवाब साहब से गाय बगाए ज़रूर बात होती रहेगी, इनकी किताबों की तो बात होती रहती है। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान का, जिसमें आज उफेरा फैज दिखा रही हैं लाहौर की तारीखी मस्जिद साले कॉम्बो और उसके बारे में बता भी रही हैं। देखिए। वैसे तो लाहौर खाने के हवाले से अपना कोई सानी नहीं रखता। आज मैं मौजूद हूँ मोची दरवाजे में और मैं आज अपने लिए नाश्ता लेने आई हूँ, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इस सफर में अपने साथ शामिल रखूं। इस
बाजार में मैंने सुना है कि 150 साल पुरानी एक बेकरी मौजूद है, तो आइए चलते हैं और मैं अपने नाश्ते के लिए वहाँ से कुछ बेकरी आइटम्स परचेज करती हूँ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं उस बेकरी पर मौजूद हूँ जहाँ का नाश्ता लेने के लिए स्पेशल आज मैं सुबह सुबह मोची दरवाजे आई हूँ। तो ये है जी जाहिद बेकर। सर मुझे ये बताएं, क्या ये बेकरी जो है वो वाकई 150 साल पुरानी है? हमें यहाँ बैठे हुए तकरीबन 150 साल तो हो गया, लेकिन बेकरी का काम शुरू किए हुए तकरीबन 100 साल के करीब हो गया। जो इससे पहले बुजुर्ग यहाँ बैठते थे वो यहाँ पे फल का काम करते थे। सबसे पहला बेकरी का आइटम कौन सा था? नान खटाई बनाई थी। नान खटाई। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या आप लोगों के पास आइटम्स होते हैं? इसके अलावा केक रस होते हैं, वो भी देसी घी में बनते हैं। और इसके बाद जो एक और बाकरहानी होती है जिसको चाय में डाल के आप खाते हैं सुबह नाश्ते के लिए, वो होती है। मेरे लिए भी एक बॉक्स पैक कर दें। बिल्कुल। एक बॉक्स कर दें आप नान खटाई का जी। और एक कर दें केक रस का। इसकी स्पेशल रेसिपी क्या है? क्या क्या चीज़ें डलती हैं इसमें? इसमें मैदा होता है, देसी घी है और इसमें देसी बादाम होते हैं, इलायची होती है और इसमें दूध भी डलता है। ठीक हो गया। तो क्या आपके जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी बेकरी आइटम्स हैं, सब में आप लोग देसी घी इस्तेमाल करते हैं? नहीं, बादाम खटाई में और केक रस में। अच्छा, केक रस में। ठीक है, तो अब एक बॉक्स केक रस का भी रह गया। आपकी दुकान जो है वो खुलती किस वक्त है और कब तक आप यहाँ पे बैठते हैं? हम सुबह तकरीबन कोई 8:30-9 बजे दुकान खोलते हैं और रात 9 बजे तक होते हैं। तो ये मेरे बॉक्सेस रेडी हो चुके हैं। लें जी, इनके कहने पर ये खटाई एक मैं यहाँ पर टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। एक बहुत ही खस्ता खटाई है और अगर आप इसके अंदर देखें तो ये बादामों की एक लेयर बाकायदा नज़र आ रही है और मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ। जबरदस्त। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुजुर्गों, यहाँ पे कोई ऐसा शख्स है जो मुझे इस मस्जिद के बारे में बता सके? पूछिए आप जो पूछना चाहती हैं। आप बताएंगे? मैं बताऊंगा। आपका क्या तारुफ है? मैं वक्त का मुसाफिर हूँ। मतलब? मैं दास्तान गो हूँ। इस मस्जिद पे जो जो लम्हा गुजरा है मैं हर उस लम्हे का अमीन हूँ। तो मुझे जानना है, इस मस्जिद के बारे में मैंने आपसे जानना है। मुझे ये बताएं आपका नाम क्या है? सिर्फ दास्तान गो। ये जो मस्जिद है ये तामीर कब हुई थी और जो साले कम्बो है वो कौन सा? ये मस्जिद की तामीर हुई है 1070 हिजरी में, जब लाहौर मुग़लों की सल्तनत का एक हिस्सा था। और साले कम्बो एक बहुत नेक आदमी था, शायर था, अदीब था, मुसन्निफ था और यहाँ का दीवान था। अच्छा, अगर मैं बात करूँ मुस्तनसर साहब की, तो उन्होंने अपनी किताब लाहौर आवारगी में इस मस्जिद का जिक्र किया है जी। और उन्होंने कहा है कि इस मस्जिद की जो आराइश है, जो इसके फूल बूटे हैं, वो उनको किसी की याद दिलाते हैं। हाँ, वो मस्जिद वज़ीर ख़ान की याद दिलाते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि शायद वहाँ के हुनरमंदों ने और नकाशों ने जिन्होंने मस्जिद वज़ीर ख़ान बनाई, उन्होंने जो बाकी मटीरियल बचा, वो जो गुलो रोगन बचा, जो सामान आराइश बचा, जो ईंटें बची नीली, वो यहाँ पे इस्तेमाल हुई। अच्छा, उन्होंने अपनी किताब में ये चीज़ भी लिखी है कि इस मस्जिद का जो अंदरूनी हिस्सा है वो आज भी जो वो सांसें हैं वो ले रहा है, आखिरी सांसें। जब इस मस्जिद के आप अंदर चले जाएं तो आप इस कमर्शियल एरिया से अंदर आप उस दुनिया में चले जाते हैं। वही अहद जब ये मस्जिद बनी थी और यहाँ आज़ान जो गूंजा करती थी तो पूरे एरिया को जो है वो मुअत्तर कर देती थी और दावत नमाज देती थी। वो ठीक कहते हैं। तो जब ये मस्जिद बनी होगी तो आसपास ये बिल्डिंग्स, ये बाजार मौजूद थे? नहीं, ये कुछ भी नहीं था। आप उस वक्त का, उस अहद का, शाहजहानी अहद में ये बनी मस्जिद। और आपको पता है कि साले कम्बो ने एक किताब लिखी शाहजहां पे जिसको तर्जमा किया गया, उसका नाम रखा गया शाहजहां नामा। अच्छा। वो शाहजहां के शबो रोज़ से वाकिफ था। तो क्या उसने देखी ये मस्जिद? नहीं, वो नहीं देख सका। जब ये मुकम्मल हुई, अपनी तकमील को पहुंची, तो शाहजहां माजूल हो चुका था। दारा शिकोह की मौत और शाहजहां की असीरी जो उसने किला आगरा में काटी अपने बेटे के हाथों, उसने मुगलिया सल्तनत को बहुत कमज़ोर कर दिया। कैद और फिर मौत ने शाहजहां को इतनी मोहलत नहीं दी कि वो अपने ख्वाबों के नगर लाहौर शहर को आके देखता और अपने दरवेश की बनाई हुई इस मस्जिद
साले मस्जिद को देखता, उसको मौत ने फुर्सत नहीं दी। इसका जो बाकी हिस्सा है, क्या उसको रेनोवेट किया गया है, क्या दोबारा से बनाया गया है? कन्हैया लाल लिखते हैं कि ये कुर्सी बहुत ऊंची थी, ये सड़क से बहुत बुलंद थी, आज ये 2-3 स्टेप रह गए हैं। यहाँ कमर्शियल एरिया है, लेकिन जब आप अंदर चले जाते हैं तो आप उसी अहद शाहजहानी में, उसी दरवेश साले कम्बो की मस्जिद में पहुँच जाते हैं और खो जाते हैं और आप इस दुनिया माफिया से बेखबर हो जाते हैं। क्या बात। ऊपर कुछ तहरीर हुई हुई है। जी हाँ। तो ये तहरीर जो है, इसका खत कौन सा है? इसमें बेसिक खताती जो है वो खत कुफी में की गई है। ओह, ये तो बहुत कदीम खत है। जी हाँ, कदीम खत है और इसमें कुरान भी खत कुफी में ही लिखा गया है, ठीक है, और कुछ पोर्शन इसका खत नस्तालीक में है। अच्छा। जी हाँ, जो बाद की तहरीरें हैं। तो क्या आपको पता है क्या लिखा है? कम्बो बाबा की एक मस्जिद में ये एक शेर है, बानी ई मस्जिद ज़र निगार बंदा आले मोहम्मद साले अस। इस खूबसूरत मस्जिद का बानी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम साले है। और इसके सबसे ऊपर लिखा है, अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। मुकम्मल इबारत कुछ यूँ थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा है और दुनिया का सबसे आला नूर आपका है। महराब की शक्ल ऐसे है जैसे ईमान के बाजू। इस जगह की जाने वाली दुआएं मुस्तजाब होंगी। मैं ये नहीं कहता कि ये काबा है, अलबत्ता ये काबा तक पहुंचने का रास्ता है। क्या बात। इसका रास्ता नूरानी और हर महराब नूर से भरपूर है। रोशन ज़मीरों के दिल आईना होते हैं और ये मस्जिद साले के लिए बाइसे शफात है और दुआ है कि आने वाले हर फर्द की हाजत लब पर आने से पहले ही कबूल हो जाए। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस अजीम मस्जिद की दास्तान सुनाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, आज मैं आई थी मोची दरवाजे से अपने लिए नाश्ता लेने के लिए और मैंने ली है 150 साल पुरानी बेकरी से अपने लिए खताई, और इसके अलावा हमने आपको मस्जिद मोहम्मद साले कम्बो की दास्तान भी बताई। अब मैं घर जाऊंगी, अपना नाश्ता एंजॉय करूंगी और आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी निजात बरतानवी से करवाते हैं जो बेसिकली क्वेटा से ताल्लुक़ रखते हैं, इनफैक्ट वहाँ पैदा हुए और 15 साल से जो सोशल इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट है इसके शोबे से मुंसलिक हैं। इसके साथ साथ 1 लाख से ज़ायद लोगों को रोज़गार भी फराहम कर चुके हैं। सीड वेंचर्स के बानी और डायरेक्टर हैं। हमारी मुराद फराज खान साहब से है, जिनको बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने मेंबर ऑफ द मोस्ट एक्सलेंट ऑर्डर से ब्रिटिश एम्पायर का जो अवार्ड है उससे नवाजा। और फराज खान साहब को ये अवार्ड पाक बरतानिया ताल्लुकात मजबूत बनाने पर दिया गया है। सो लेट्स टॉक अबाउट मेंबर ऑफ द मोस्ट एक्सलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के हवाले से भी और इसके साथ साथ इनकी ज़िंदगी जो कि 15 साल का इनका सफ़र है उसके बारे में भी हम फराज से जानते हैं। फराज साहब लाइव हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बिल्कुल, फराज खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप यू आर डूइंग वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है और इसके लिए हम सब बहुत खुश हैं। ऑब्वियसली ज़रा अपना जर्नी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जो 15 साल लंबा जर्नी है, ऑब्वियसली बड़ा चैलेंजिंग होगा, बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, और किस तरह से आपने अपने सफ़र को जारी रखा। अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ एंड दिस अवार्ड इज़ वेरी स्पेशल और ये बाइस फ़ख्र मेरे लिए पर्सनली इसलिए है क्योंकि ये यूके और पाकिस्तान से मुंसलिक है। और ये आप सही कह रही हैं, 15 साल की जर्नी हैज़ नॉट बीन एन ईजी वन। लेकिन जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, जो मेरे कॉलीग्स हैं, उनकी वजह से ये सफ़र बहुत अच्छे तरीके से गुजरा और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन एबल टू क्रिएट सोशल इम्पैक्ट एट द ग्रास रूट लेवल्स इन पाकिस्तान। एंड ये बड़ा, जब आप पाकिस्तान छोड़ के आप जाते हैं कहीं, तो एक बड़ी एक इन्नेट ख्वाहिश हर पाकिस्तानी में होती है कि वो कुछ अपने मुल्क के लिए कर सके। सो इट हैज़ बीन अ प्रिविलेज टू हैव बीन contribute
a little bit towards Pakistan and UK relationships. That's really amazing. थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताइए, मेंबर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये अवार्ड है क्या और बुनियादी तौर पे ये किन शख्सियात को इससे नवाजा जाता है, इसका बुनियादी रोल क्या है? आई मीन नॉमिनेशन से लेकर किस तरह से प्रोसेस ऑनवर्ड्स, यस, प्रोसेस क्या होता है? सॉरी जी, आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे। मैंने पूछा ये है कि ये जो अवार्ड है जो किंग चार्ल्स ने मेंबर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड है, बेसिकली ये अवार्ड है क्या और इसकी नॉमिनेशन का प्रोसीजर क्या है? किन सर्विसेज की बुनियाद पे नॉमिनेट किया जाता है नॉमिनीज को? जी बेसिकली MBE जैसे हमारे आई मीन लूजली स्पीकिंग जिस तरीके से तमगा इम्तियाज़ है उसके इक्विवेलेंट है। और इसका प्रोसेस ये होता है कि 9 डिफरेंट सेगमेंट्स में जो लोग नुमाया तौर पे कारकर्दगी करते हैं या परफॉर्म करते हैं उनको रेकमेंड किया जाता है और फिर एक कमेटी बैठती है जो कि इस चीज़ की ड्यू डिलिजेंस करती है कि आया कि इन्होंने ये काम किया है और किस लेवल का किया है, और अगर उस लेवल का किया है तो क्या उनको नॉमिनेट किया जा सकता है या नहीं। सही। उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर हाउस जाती है ये चीज़ इन द UK, वो इसको अप्रूव करते हैं और फिर क्लैरेंस हाउस जाती है जो कि किंग चार्ल्स का एक ऑफिस है और वहाँ से अप्रूवल आती है और उसके बाद ये 30th December ऑफ एवरी ईयर इसको अनाउंस किया जाता है और फिर अराउंड मार्च अप्रैल के करीब एक सेरेमनी होती है जिसमें पैलेस बुला के ये अवार्ड दिया जाता है। Lovely, that's amazing. अच्छा, दूसरी जानिब हम सीड वेंचर्स को भी ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे। इससे पहले भी हम शो में कई बार इसकी बात कर चुके हैं। सीड वेंचर्स को लेकर बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप और दीगर सोशल वर्क को साथ लेके चलना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किस हद तक आप लोगों ने अब तक सीड वेंचर्स के थ्रू लोगों को फैसिलिटेट किया है और ये जो आप लोगों जिस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रहे हैं, किस तरह लोग आप लोगों तक अप्रोच कर सकते हैं और आप उनको किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं? वो रियली वांट टू नो। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन जी। सीड वेंचर्स 2009 में वाज क्रिएटेड एंड उसका बुनियादी मकसद टूफोल्ड था कि जी मुल्क में एक माइंडसेट है जो कि जॉब सीकिंग का है कि जी हम जब आप ग्रेजुएट करेंगे या कहीं निकलेंगे बाहर तो नौकरी ढूंढेंगे। एंड द आइडिया वाज दैट वी एक्चुअली चेंज दिस माइंडसेट टू जॉब क्रिएशन, कि हम अपनी एंटरप्राइजेस क्रिएट करें। शुरू से अब तक के सफ़र में जो चीज़ बहुत ज़्यादा नुमाया हुई है वो ये है कि बहुत स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हमने अचीव किया है। वी हैव एन एंटायर पोर्टफोलियो फॉर चिल्ड्रन, वी हैव एन एंटायर पोर्टफोलियो फॉर ख़वातीन, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ एंड यूथ। और हम लोग खाली एक लेवल पे काम नहीं करते हैं, हम लेजिस्लेटिव लेवल पे भी काम करते हैं। अच्छा। हम इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी काम करते हैं और कम्युनिटी और इंडिविजुअल लेवल पे भी काम करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इन सेगमेंट्स में एंटरप्रेन्योरियल और सोशल इम्पैक्ट की जो थ्रेड्स हैं वो मज़ीद स्ट्रेंथन होते जाते हैं और ऑफ कोर्स ग्रास रूट लेवल पे तो इम्पैक्ट बढ़ता ही बढ़ता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि हमारा एक प्रोग्राम है एंटरप्राइज चैलेंज पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा स्कूल एंटरप्राइज प्रोग्राम है, जो कि पशीन से लेकर अप नॉर्थ तक हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स में हमने इसको स्प्रेड आउट किया है, जो कि फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया के 5 बेस्ट सोशल इम्पैक्ट एंड एंटरप्राइज प्रोग्राम्स में उसका शुमार हुआ है। और उसका बेसिक बुनियादी मकसद ये है कि हम स्कूल में जाके बच्चों को एक गेम खिलाते हैं जिसमें वो अपना एंटरप्राइज अपने इर्द गिर्द की कम्युनिटी के किसी चैलेंज की बेस पर क्रिएट कर सकते हैं। और जब उनके दिमाग में ये चीज इंसेप्ट होती है कि यार हमारे इर्द गिर्द जितने मसाइल हैं वो बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी हैं और वो उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं और उससे पैसे भी बना सकते हैं, तो फिर उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है वो बहुत फार रीचिंग होता है। और I think that is something that is critically needed across socio-economic paradigms in Pakistan. मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि गिलगित में
स्कूल की बच्चियों ने सेल हुंजा के नाम से एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है स्कूल में होते हुए। और वो अब अपने वहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। नाउ दैट इज, अब ये बहुत छोटी चीज है लेकिन ये बहुत बड़ी चीज भी है एट द सेम टाइम, कि वहाँ के बच्चों में, वहाँ के स्कूल्स में, वहाँ के इकोसिस्टम में ये एक दरीचा खुला है कि ये हो सकता है। यू नो, वी कैन गो ग्लोबल, वी कैन earn money and create a better environment। अच्छा फैसल, जिस तरह से आपने भी मेंशन किया कि एक कहने में एक छोटी चीज है कि वो ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर अपने हैंडीक्राफ्ट्स को दुनिया भर में सेल कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप है या लोगों को इंडिपेंडेंट करना है या लोगों की एक अप्रोच के हवाले से अनफॉर्चुनेटली हमारा माइंडसेट नहीं है। हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते नहीं है, हमारे बच्चों को ट्रेनिंग नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद पहला टारगेट ये होता है कि हमने जॉब ढूंढनी है। हमने ये टारगेट नहीं होता कि हमने अपना को बिजनेस शुरू करना है, कुछ छोटा सा वेंचर स्टार्ट करना है। सो व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करना, लोगों के माइंडसेट के अंदर इसको डालना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये पाकिस्तान के खुदा न ख्वास्ता सबसे बड़ा चैलेंज भी हो सकता है अगर इसको सही तरीके से चैनलाइज नहीं किया गया, इसका माइंडसेट चेंज नहीं किया गया और इसका इकोसिस्टम क्रिएट नहीं किया गया। 2040 तक मेरे ख्याल में हमारी पॉपुलेशन दुनिया की 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो जाएगी, जिसमें 60% 30 से कम के बच्चे हो जाएंगे अगर, और पाकिस्तान में उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी जो है इस ह्यूमन रिसोर्स टैलेंट की प्राइवेट सेक्टर और डेवलपमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में नहीं है, तो ये कहाँ जाएंगे, ये क्या करेंगे? तो अनलेस एंड अनटिल इस माइंडसेट को नहीं चेंज किया जाएगा और इसका एक एनवायरनमेंट ऐसा नहीं बनाया जाएगा जहां एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए, लेजिस्लेटिव लेवल से लेकर इंस्टीट्यूशनल लेवल और कम्युनिटी लेवल तक। ठीक है, ये एक बड़ी शदीद यू नो क्रिटिकल थिंग सिचुएशन है। आप चूंकि एक ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं और आप पाकिस्तान के मसाइल को भी बखूबी समझते हैं, जब आपने पशीन का नाम लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप उन इलाकों पे फोकस्ड हैं जिससे समहाउ आपका ताल्लुक भी है, और फिर पाकिस्तान के वो इलाके हैं जो उमूमी तौर पे ज़ेर बहस नहीं आते, उसके ऊपर आप काम करें। लेकिन पाकिस्तान के इवन जो डेवलप्ड शहर हैं, यहाँ पे भी यूथ के बारे में हम मुसलसल इस मौजू को ज़ेर बहस ला रहे हैं कि लोग पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर सर्व नहीं करना चाहते। कोई बिजनेस भी करना चाहता है तो यहाँ नहीं करना चाहता, नौकरी भी करना चाहता है तो यहाँ नहीं करना चाहता। इस ट्रेंड को लेकर आप क्या कहेंगे, इसको कैसे रोकें हम? देखिए, हमने फ्लाइट कैपिटल का तो सुना है और हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ टैलेंट एक्सीडस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई मीन एनी एंड एवरी, अभी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी यूथ और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कराची में, और मैं वहाँ बैठ के सिर्फ बच्चों से बात कर रहा था कि क्या तुम लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या सोच रहे हो, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरे एक सवाल ये था कि क्या अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या आप बाहर का रुख करेंगे? एंड 98% ऑफ देम सेड यस वी विल। और ये चीज़ बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारे लेजिस्लेटर्स के लिए और हमारे जो आपके पॉलिटिक्स में लोग हैं उनके लिए, क्योंकि अगर ये टैलेंट आपका निकल जाता है और तो फिर पाकिस्तान की जो भागदौड़ है वो कौन संभालेगा? फ्रॉम द बिजनेस एंड द एंटरप्राइज एंड इवन एट द यूथ लेवल। तो इनको रिटेन करना बहुत अशद जरूरी है, और उसके लिए वो एनवायरनमेंट, वो फिजा आपको क्रिएट करनी की अशद जरूरत है कि जिसमें एंटरप्राइज और सोशल एंटरप्राइज और बिजनेस जो है फ्लरिश कर सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच फराज, बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। सच अ प्राउड डेज कि आप बीइंग पाकिस्तानी पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं
अच्छे लफ्ज़ों में पाकिस्तान को याद करा रहे हैं और उसके साथ साथ जो सोशल इम्पैक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं वो भी बड़ा कमाल है। और ये आई बिलीव कि हमारी इंशाल्लाह आखिरी मुलाकात नहीं है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और दोबारा भी हम इससे डिटेल ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ फराज खान साहब मौजूद थे, फाउंडर एंड डायरेक्टर सीडू वेंचर्स, जिनको किंग चार्ल्स ने अवार्ड से भी उनको नवाजा जा रहा है इन कमिंग 2-3 months। सो आई थिंक दिस इज ग्रेट दैट्स व्हाट फराज साहब हैज डन ऑलरेडी। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ क्रिकेट की बात हम कैसे हो सकता है ना करें भाई। कीवीज पाकिस्तान में है और ठंडे ठंडे मौसम में क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं, उनको तो थोड़ा रास आ गया मुझे लगता है कराची। खैर टेस्ट के बाद अब वनडे वाइट बॉल के साथ पाकिस्तान की टीम का, जिन्हें हम प्यार से शाहीन कहते हैं, उनका इम्तिहान शुरू हो गया है। अच्छा कहते हैं, प्यार से भी कहते हैं और फख्र से भी कहते हैं, कभी कभी वो लगते भी हैं शाहीन, कभी कभी लगते हैं। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच है आज दोपहर 2:30 पे शुरू होगा और दूसरा मैच बुध को और तीसरा मैच जुम्मतुल मुबारक को खेला जाएगा। ये सीरीज आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग में शामिल है और इसमें जो पॉइंट्स टेबल हैं इस पर कीवीज का इस वक्त दूसरा नंबर है और कौमी टीम का छठा नंबर है। अभी छठा ठीक है। दोनों टीम्स पॉइंट्स टेबल पर बेहतरी के लिए कोशिश करेंगी और याद रहे और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबेन अभी तक 107 वनडे मैचेस खेले गए हैं। ग्रीन शर्ट्स ने 48 मैचेस जीते हैं और 55 में से, और इसके साथ साथ अगर बात करें 55 कीवीज ने जीते हैं और एक मुकाबला जो है वो टाई हुआ है और 3 का कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। दोनों टीम्स की अगर बात करें तो गुज़िश्ता सीरीज नवंबर 2018 में यूएई में खेली हुई गई थी और एक मैच पाकिस्तान, एक न्यूजीलैंड और एक नामुकम्मल रहा था। और दोनों टीम्स आखिरी बार वर्ल्ड कप 2019 में आमने सामने आई थी। इसमें बाबर आजम ने सेंचुरी और शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेटों से जो कह लें इनको 6 विकेट से फतह हासिल कराई थी। और साथ में टीम में कौन कौन शामिल होगा इसका फैसला तो आज ही मैच से कबल हो जाएगा, मगर एक दिलचस्प चीज है जो इमरान बिल्कुल वो बाबर आजम के हवाले से है। बाबर आजम वनडे के लिए शान मसूद को नायब कप्तान बनाने पर लाइल्म निकले। जो कौमी कप्तान है बाबर आजम, उन्होंने बुरी सिलेक्शन कमेटी की रुख शिकवा किया और कहा कि फैसले से पहले अगर एतमाद में ले लिया जाता तो ज्यादा मुनासिब होता। ये कप्तान ने कहा। भाई गुज़िश्ता रोज बाबर आजम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि शान मसूद को खिलाने या ना खिलाने का फैसला मैच से कब होगा, तो इस सूरत में नायब कप्तान कौन होगा इस पर बात करते हैं हम। और इस पर बात करने के लिए हम डॉक्टर ऑफ क्रिकेट हमारे साथ मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं और नया टाइटल हमने इनको दिया है बिकॉज ये अक्सर ऑपरेशन करते नजर आते हैं हमें क्रिकेट बोर्ड के फैसलों का। डॉक्टर, हाँ डॉक्टर मिर्जा इकबाल बेग साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। कैसे आप ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका भी और अरमला आपका भी, दोनों को सुबह बखैर। अब इसके बाद अगली मेरी मंजिल सर्जन की होगी। नहीं बस वो टाइटल तो आ गया आपके पास सर, सर्जरी की जरूरत भी है हमें। ये सबसे पहले तो मैं ये बताइए कि वनडे हम शुरू करने जा रहे हैं सीरीज। ट्रैक रिकॉर्ड न्यूजीलैंड का बेहतर है, मौजूदा पोजीशन भी पॉइंट्स टेबल पे बेहतर है, लेकिन होम ग्राउंड है हमारा और हम थोड़े से जख्मी शेर भी हैं, बेहतर लड़ते हैं हम जख्मी होने के बाद। सो व्हाट्स योर टेक मेरे साहब? देखिए मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान टफ टाइम देगा न्यूजीलैंड को, क्योंकि अगर आप देखें दोनों टीमें ऑलरेडी इस साल अक्टूबर में जो भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है 50 ओवर का उसके लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं और पॉइंट टेबल की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर आईसीसी की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 टीम है और पाकिस्तान की टीम जो है वो नंबर 5 टीम है। लेकिन पाकिस्तान के बाबर आजम इस वक्त आईसीसी की ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन है। तो मुकाबला होगा और न्यूजीलैंड की तकरीबन वही टीम है जिसने 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में हिस्सा लिया था। 1-2 चेंजेस हैं जिनमें एलन फिन जो उनके ओपनर है बड़ा जारहाना खेलते हैं, उनके अलावा ग्लेन फिलिप्स, उनका कैच लोगों को याद है इस साल जो गुज़िश्ता बरस T20 वर्ल्ड कप में वो वापस आ गए और लूकी फर्गूसन आ गए। तो बाकी टीम वही है और कप्तानी जो है अब केन विलियमसन के कांधों पर है। टिम साउदी एज अ प्लेयर खेलेंगे। केन विलियमसन आपको याद होगा अब से 4 साल तकरीबन 4-3.5 साल कबल जो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, क्या फाइनल था जो केन विलियमसन ने कप्तानी की थी और न्यूजीलैंड की टीम बदकिस्मती से हार गई थी। लेकिन मुझे लग रहा है टफ मुकाबला होगा क्योंकि पाकिस्तान की टीम में भी अब कुछ चेंजेस हुई हैं इमरान, तो इसको देखते हुए। लेकिन पाकिस्तान ने लास्ट ईयर जो 10 वनडे खेले उनमें से पाकिस्तान 1 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता और बाकी 3 वेस्ट इंडीज और 3 नेदरलैंड के खिलाफ जीता। तो पाकिस्तान के लिए एक एडवांटेज है इस सीरीज में। मिर्जा साहब दूसरी जानिब जो कराची के लोग हैं उन्होंने टेस्ट मैच के अंदर तो इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया। आपको लगता है वनडे मैचेस में हमें स्टेडियम कुछ भरे हुए नजर आएंगे? वहां पर कुछ लोग जो ऑब्वियसली पिछले टेस्ट मैच में तो टिकट्स भी फ्री रखी गई थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी पीपल डिडंट शो अप। सो व्हाट डू यू थिंक कि वनडे में कुछ क्राउड होगा?
कुछ होगा अरमला, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन कल तक जो मेरे पास इत्तलात थी कि 33,000 की कैपेसिटी है, उसकी तकरीबन पहले वनडे के सिर्फ 6,000 टिकट बिके थे। तो आप इससे अंदाजा लगाएं, और मैक्सिमम टिकट जो है 1,500 रुपए का है वीआईपी का। तो उस लिहाज से, और फिर लोगों की माशी सूरत हाल आप देखें ना, मुल्क में किस तरीके से लोग जिद्दोजहद कर रहे हैं, महंगाई का तूफान है, तो आदमी अपना पेट भरेगा या मैच देखने जाएगा? और चले अगर जाता भी है मैच देखने, तो सिक्योरिटी इतनी सख्त है, और होनी भी चाहिए जो कंडीशन है। जो न्यूजीलैंड की टीम है ना, कतर कलामी की माजरत, इनको रास्ते में जाते हुए ये बताना पड़ेगा कि जो लाइनें आप देख रहे हैं ये आटे की हैं, टिकट लेने वालों की नहीं है, अगर रास्ते में लाइन उनको नजर आए। नहीं, यहाँ पर जिस रास्ते से उनको लेकर जाते हैं वहां कोई ऐसा आपको गरीब नजर नहीं आएगा, लाइनें नजर नहीं आएंगी। लेकिन बहरहाल उनकी वजह से सिक्योरिटी बड़ी सख्त है, और जो आप बॉर्डर पे अफगानिस्तान में सिचुएशन है, उस सिचुएशन को देखते हुए तो लोगों को स्टेडियम तक रसाई हासिल करने के लिए बड़ी जिद्दोजहद करना पड़ी। इमरान, शायद यही वजह है कि आप टिकट खरीदें, फिर आप रास्ते आसानी तो लानी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स करा ही रहे हैं, अब तो हमें माशाल्लाह हमारे सिक्योरिटी इदारों को भी इतना तजर्बा हो गया है इस सारी सूरत हाल के अंदर, अगर अल्लाह किसी नागहानी वाक़े से बचाए। लेकिन माशाल्लाह दे हैव डन सो ग्रेट पाकिस्तान में क्रिकेट करवाने के लिए। मेरा सवाल पेस अटैक को लेकर है, और मैं बीइंग क्रिकेट फैन मेरे साथ बहुत परेशान हूँ लिटरली, कि हमारे प्लेयर्स अच्छे बॉलर्स हमारे 4 ओवर से ऊपर बॉल नहीं कर पाते, फील्डिंग पे खड़े नहीं हो सकते। उसकी निस्बत हमने टेस्ट क्रिकेट के अंदर देखा है, न्यूजीलैंड का जो पेस अटैक था, इवन इंग्लैंड का, मुसलसल उनके बॉलर्स बॉल भी करते रहे, दे बीन फिट और अच्छी लाइन लेंथ के साथ बॉल करते रहे। तो हम कहाँ स्टैंड करें वनडे के अंदर इस सीरीज को लेकर? आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया इमरान। हमारे अब खिलाड़ी जो है 4 ओवर्स के बॉलर बन चुके हैं हमारे बॉलर्स। अब आप देखेंगे अब हारिस रऊफ की वापसी हो रही है आज के वनडे में, क्योंकि वो रावलपिंडी टेस्ट में अनफिट हो गए थे, और फिर उनके अलावा नसीम शाह है, और फिर मोहम्मद वसीम जूनियर है, मोहम्मद हसनैन भी टीम का हिस्सा है। तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो अगर देखा जाए तो बॉलिंग 4 ओवर्स की बॉलिंग होकर रह गई है, और इसकी वजह से बड़ी मुश्किल होती है। अब फिटनेस भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कितने फिट हैं खिलाड़ी। तो 50 ओवर्स की क्रिकेट है इमरान, 2:30 बजे मैच शुरू होगा और 3.5 घंटे, तो बड़ा लंबा होगा, फिटनेस का बड़ा इम्तिहान। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आप चूंकि इस हवाले से जाने जाते हैं कि प्लेयर्स की जो जाती जिंदगी है उसका ताल्लुक उनकी गेम पे कितना आता है, हारिस रऊफ साहब रिश्ता इज़्दिवाज में निकाह के बाद पहली बार ग्राउंड में उतरेंगे, तो इसकी कुछ कुंडली का असर या फिर जोजा की कुछ सोबत का असर कुछ ऐसा होता है गेम के ऊपर, कोई मस्बत या मनफी तब्दीलियां अगर तारीख के तनाजुर में हमें बताएं, कुछ प्लेयर्स की जिंदगी में ऐसी तब्दीलियां आई? बिल्कुल, एक सबसे बड़ी मिसाल तो इमरान ताहिर की है, जिन्होंने साउथ अफ्रीकन खातून से शादी की और फिर उसके बाद वो कहां चले गए। पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज ने भी एक साउथ अफ्रीकन खातून से शादी की और वो कहां चले गए। और फिर हारिस, वो टीम में वापस आए मोहम्मद नवाज, और हारिस रऊफ की अहलिया जो है वो तो मॉडल है, तो हारिस रऊफ को वो यकीनन सपोर्ट भी करेंगी। हसन अली ने भी देखें कहां शादी की, उनकी अहलिया एयरलाइन में काम करती है, कहां चले गए उसके। हाँ, वो यही, बाद लोग चले गए और बाद लोग इसमें गुम हो गए, लेकिन बाद लोग जो है गुम होने के बावजूद कुछ लोग मंजर आम पर आए। अब हारिस रऊफ के लिए इम्तिहान है, उन्होंने बड़ा अपने आप को जो है वो साबित किया है कि T20 के बॉलर हैं वो, इसमें कोई शक नहीं। अब वनडे में वो कैसी गेंद करते हैं ये भी देखना होगा, लेकिन वो आप देखें ना कि रावलपिंडी में आपके शहर के नजदीक ही वो वहाँ एक दुकान पर जो है वो सेल्समैन का काम करते थे, और फिर वहां से वो ट्रायल देने चले गए और कहां से कहां चले गए। अब तो उन्होंने घर भी बड़ा शानदार ले लिया है, वहाँ फ्लैट में रहते थे इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन के। तो बहुत सारी कहानियां हैं, आपको बताएंगे वक्त में। अच्छा मिर्जा साहब, इन द एंड कल बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी ब्लंट थी, उन्होंने चांद मसूद के हवाले से भी लालमी का इजहार किया। फिर कल कुछ ट्विटर के ऊपर आई स्टैंड विद बाबर के ट्रेंड भी चलते रहे, जिसमें सरफराज के हवाले से भी कुछ बातें हो रही थी। जो क्या आपको लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बाबर आजम की जो बॉडी लैंग्वेज थी या जो उनके जवाबात थे, कुछ फ्रस्ट्रेटेड थे क्या वो? बिल्कुल अरमला, आपने सही इसको नोट किया। और ये जो ट्रेंड चलाते हैं ना, ये तो इनके मीडिया मैनेजर्स चलाते हैं, जो प्लेयर्स ने हर एक ने मैनेजर्स हायर किए हुए। लेकिन बाबर आजम मेरे ख्याल में, जो मुझे अंदरूनी इत्तलात है, वो नाखुश थे। एक तो पहले टेस्ट टीम के सिलेक्शन में कुछ 1-2 लड़कों को रख लिया गया, शाहिद आफरीदी ने ऐड किया था, और आपको पता है शाहिद आफरीदी भी लाला है, वो भी ब्लंट है। और फिर शाहिद आफरीदी ने अब वाइस कैप्टन जो बनाया गया है शान मसूद को, वो कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आया था, यानी कि पीसीबी की जानिब से कहा गया है। शान मसूद के साथ ज्यादती तो हुई है। अब देखते हैं कि बाबर आजम थोड़ा सा, कल वो कह रहे थे कि मुझे कॉन्फिडेंस में ले लिया जाता। मुझे लगता है सिलेक्शन कमेटी और कप्तान एक पेज पर नहीं है। जिस तरह हमारे
सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहा जाता है ना, एक पेज पर है, तो इससे हमारे कप्तान जो है क्रिकेट के कप्तान तो है, ये टीम की इसमें तो बात कोई कर शक नहीं है कि चेयरमैन जो क्रिकेट बोर्ड की तकर्री है वो सियासी बुनियादों पे होती है। यहाँ पे पहले रमीज राजा भी सियासी बुनियादों पे आए थे, इमरान खान से ताल्लुक की वजह से, अब सेठी साहब भी आए हैं, तो अभी सियासत सिलेक्शन में भी सियासत का रोल है। इन नेक्स्ट 30 सेकंड बताइएगा। बिल्कुल सियासत का रोल है। 1999 से लेकर अब तक 11 चेयरमैन आ चुके हैं और नजम सेठी साहब 2-3 बारियां ले चुके हैं। आप अंदाजा लगा लेना कि सियासी बुनियादों पर अगर चेयरमैन का तकर्रुर होगा तो वो भी अपने पसंदीदा ट्रस्टेड लोगों को लेकर आएगा, जिसकी वजह से मामला थोड़े खराब होते हैं। चलें, विश यू ऑल द बेस्ट। आप अगर जाएं मैच देखने तो हमारी बेस्ट विशेस जरूर पहुंचाइएगा टीम तक। थैंक यू वेरी मच मिर्जा इकबाल साहब, जिन्हें आज हमने डॉक्टर ऑफ क्रिकेट का भी खिताब दिया है, बिकॉज अच्छी सर्जरीज करते हैं क्रिकेट को लेकर। दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट। ठीक है जी, अल्लाह करे पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करे, अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिले, जीते कोई भी, दो में से एक ही जीतेगा। आपको बताते रहे। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते खुशी हमें एक्सरसाइज जरूर कराएंगी। सो ओवर टू यू खुशी। थैंक यू उर्मिला। आज मैं व्यूअर्स को कोर की एक्सरसाइज, एप्स की एक्सरसाइजेस बताऊंगी, जिसमें कोर फंक्शन ट्रेनिंग होगी। लाइक मोस्टली विल डू विद रेपिटेशन, नॉट रेपिटेशन बट विद टाइमिंग। हमने फ्लोर पे जाना है, लाई डाउन ऑन योर बैक, लेग स्ट्रेट रखने, हैंड्स जो हैं हिप्स के अंडर रखने और लेग रेजेस। नीचे जाते हुए ब्रीद इन करना है, ऊपर जाते हुए ब्रीद आउट करना है। थोड़े से हिप रेस करने, ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out. For modification, for people जो नहीं कर सक रहे, इनके लिए easy नहीं है, for beginners, आप फ्लोर पे रखने legs and half lift करें, and फ्लोर पे head on the floor as well and relax. Breathe out, breathe in. Second exercise is alternate knee tucks. और जो बिगनर्स हैं वो फ्लोर पे रख के कर सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज वुड बी बाइसिकल्स। सेम मॉडिफिकेशन, ऑन द फ्लोर, legs on the floor, elbow to knee, breathe out as you tap your elbow towards your knee, breathe out. थर्ड वन इज नी टक्स। आपने बैठ के नी टक्स करनी है, हिप्स पे बैठना है, टक योर नी इन एंड ब्रीद आउट, स्ट्रेच योर लेग्स एंड ब्रीद इन। ओके, जो फ्लोर पे एंड देन डाउन फॉर बिगनर्स। लास्ट वन वुड बी प्लैंक होल्ड, जिसमें हम स्लाइटली शोल्डर्स को आगे लेके जाएंगे, फिर पीछे लेके जाएंगे, एंड बैक, forward and back. Slide your shoulders forward, tuck your stomach in, hips tight and breathe out. ये 5 एक्सरसाइज हैं गाइस, जो आपने 20 सेकंड्स ऑन 10 सेकंड्स ऑफ करने हैं। ये एटलीस्ट 5 मिनट्स का राउंड होगा, जो आपने 2 बार रिपीट करना है। 5 मिनट्स देन 2 मिनट रेस्ट, 5 मिनट्स देन 2 मिनट रेस्ट, 5 मिनट्स एंड 2 मिनट रेस्ट। तो ये आपने 15 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी है। आपकी एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक आप हिट कर सकते हो, एंड यू फील योर कोर बर्निंग और थोड़ी लीन होती जाएगी। सो प्रैक्टिस दिस एट होम और आपको इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा, एंड यू फील कि आपकी कोर स्ट्रांग हो रही है। थैंक यू वेरी मच खुशी, बहुत शुक्रिया। खुशी ने आपको एक्सरसाइज करा दी, समझ आई? आपको भी कराई, वर्चुअल तो हम दोनों ने की, आप भी जरूर कीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त तकरीबन खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। हैव अ वेरी गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग, और लोगों की जिंदगी में अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह।